नमस्कार दोस्तों। स्वागत है सुनो साहित्य पर। आज एक ऐसी कहानी जो एक बार सुनी तो भुलाई नहीं जाएगी। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता। एक ऐसा प्रेम जो कहा नहीं जा सका, छुआ नहीं जा सका, लेकिन जिसने दो आत्माओं को जिंदगी भर जलाए रखा। इलाहाबाद, 1940 का दशक। इलाहाबाद एक ऐसा शहर जो किसी मनमौजी कलाकार ने बनाया हो। गंगा और यमुना के संगम पर बसा, जहां सुबह मखमली है, दोपहरें अंगारी और शामें शामें ऐसी जो किसी के भी दिल में एक अजीब बेचैनी जगा दें। इस शहर की हवा में कुछ है, कुछ ऐसा जो आदमी को कवि बना देता है और कवि को पागल। बनारस की गलियों से भी पतली गलियां, लखनऊ की सड़कों से चौड़ी सड़कें, सिविल लाइंस की चमक और दलदल की गंदगी एक ही शहर में। मौसम में भी कोई सम नहीं, कोई संतुलन नहीं। सुबह मलयजी, दोपहरें अंगारी, शामें रेशमी। और इसी शहर की एक शाम, 1940 का दशक। ब्रिटिश राज के आखिरी साल, स्वतंत्रता आंदोलन की धड़कनें हवा में थीं। कॉलेज हॉस्टल का एक छोटा सा कमरा, तीन दोस्त, बिसरिया, कपूर और चंदर। बिसरिया ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। बिसरिया, यार, प्रेम क्या होता है? सच में, आखिर क्यों होता है? कविता क्यों लिखी जाती है? कपूर, बात तो गंभीर है। जहां तक मैंने समझा, प्रेम एक तरह की बीमारी होती है, मानसिक बीमारी, जो मौसम बदलने के दिनों में होती है। बिसरिया, और कविता? कपूर, सन्निपात। दोनों हंसे। और इसी शहर की एक शाम, 1940 का दशक। ब्रिटिश राज के आखिरी साल, स्वतंत्रता आंदोलन की धड़कनें हवा में थीं। कॉलेज हॉस्टल का एक छोटा सा कमरा, तीन दोस्त, बिसरिया, कपूर और चंदर। बिसरिया ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। बिसरिया, यार, प्रेम क्या होता है? सच में, आखिर क्यों होता है? कविता क्यों लिखी जाती है? कपूर, बात तो गंभीर है। जहां तक मैंने समझा, प्रेम एक तरह की बीमारी होती है, मानसिक बीमारी, जो मौसम बदलने के दिनों में होती है। बिसरिया, और कविता? कपूर, सन्निपात। दोनों हंसे। और इसी शहर की एक शाम, 1940 का दशक। ब्रिटिश राज के आखिरी साल, स्वतंत्रता आंदोलन की धड़कनें हवा में थीं। कॉलेज हॉस्टल का एक छोटा सा कमरा, तीन दोस्त, बिसरिया, कपूर और चंदर। बिसरिया ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। ड बिसरिया, यार, प्रेम क्या होता है? सच में, आखिर क्यों होता है? कविता क्यों लिखी जाती है? कपूर, बात तो गंभीर है। जहां तक मैंने समझा, प्रेम एक तरह की बीमारी होती है, मानसिक बीमारी, जो मौसम बदलने के दिनों में होती है। बिसरिया, और कविता? कपूर, सन्निपात। दोनों हंसे, लेकिन चंदर चुप था। खिड़की से बाहर देख रहा था, जैसे कहीं और था। चंदर, पूरा नाम चंद्र प्रकाश, 22 साल, इकोनॉमिक्स का छात्र। दुबला पतला, गोरा बदन और आंखें जिनमें एक ऐसी गहराई थी जो लोगों को बेचैन कर देती थी, जैसे उन आंखों के पीछे कोई बहुत पुरानी तकलीफ रहती हो। वो प्रोफेसर शुक्ला का सबसे प्रिय शिष्य था और उनके घर में एक परिवार के सदस्य की तरह। प्रोफेसर शुक्ला का घर, उस घर में एक अलग ही दुनिया थी। पुरानी किताबों की गंध, चमेली के फूलों की खुशबू और रसोई से आती दाल चावल की सौंधी महक। बड़ा बरामदा, लॉन में गुलाब के पौधे, एक पुराना आम का पेड़। प्रोफेसर शुक्ला, विद्वान, उदार, स्नेही, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे। और उस घर की रूह सुधा। सुधा, 20 साल, गेहुआ रंग, जिस पर शाम की रोशनी पड़ती तो सोने जैसा दमकता। बड़ी बड़ी आंखें, जिनमें कभी शरारत होती, कभी एक गहरी उदासी और कभी दोनों एक साथ। होंठ जो मुस्कुराते तो पूरा कमरा रोशन हो जाता। बाल जब खुले होते तो कंधों से नीचे तक लहराते, जब बांधे होते तो गर्दन की एक नाजुक रेखा उघड़ जाती, जिसे देखकर चंदर अक्सर नजर हटा लेता था। वो घर की धुरी थी। पापा की दवाई से लेकर चंदर की किताबों तक सब उसकी उंगलियों में समाया था। और मातृत्व का अंश इतना था उसमें कि हर नौकर नौकरानी उससे अपना सुख दुख कह देते थे। उस शाम चंदर जब प्रोफेसर के घर पहुंचा, सुधा बरामदे में बैठी थी। मलमल की सफेद साड़ी, बाल खुले, एक किताब गोद में, लेकिन आंखें कहीं और।
उसने चंदर को देखा और होठों पर एक मुस्कान आई, वो मुस्कान जो सिर्फ चंदर के लिए थी। सुधा, आज देर हो गई। उसकी आवाज धीमी, मखमली, रात की हवा में घुली हुई। चंदर बिसरिया प्रेम की परिभाषा ढूंढ रहा था। सुधा मिली? चंदर कपूर ने कहा, बीमारी है। सुधा ने किताब बंद की, थोड़ा आगे झुकी, उसकी साड़ी का पल्लू हल्के से खिसका और धीरे से पूछा, सुधा, और तुम क्या कहते हो? चंदर ने जवाब नहीं दिया, बस उसे देखता रहा। सुधा की आंखें, उसकी गर्दन की वो नाजुक रेखा, सांस लेने पर उसकी साड़ी का हल्का सा हिलना, और उस चुप्पी में एक पूरी कहानी थी जो कभी कही नहीं जाएगी। दिन बीतते गए। चंदर और सुधा के बीच एक अजीब दुनिया बन गई थी। सुबह चाय की 2 प्यालियां एक साथ, शाम को छत पर बैठकर गंगा की तरफ देखना, रात को किताबों के बीच घंटों की बातें। दोस्ती, भाई बहन या कुछ और, दोनों नहीं जानते थे और शायद जानना नहीं चाहते थे। सुधा की दुनिया में चंदर के बिना कुछ नहीं था। अगर पापा से झगड़ा होता, चंदर को बताती। अगर कोई किताब अच्छी लगती, चंदर को दिखाती। अगर रात को बुरा सपना आता, सुबह सबसे पहले चंदर को बताती। चंदर की आंख के इशारे पर शांत हो जाती थी सुधा। ये कब हुआ, कैसे हुआ, दोनों में से कोई नहीं जानता था। दोनों का एक दूसरे के प्रति अधिकार और आकर्षण इतना स्वाभाविक था जैसे शरद की पवित्रता या सुबह की रोशनी। एक रात बारिश हो रही थी। प्रोफेसर शुक्ला बाहर गए थे। घर में सिर्फ सुधा और चंदर, दोनों बरामदे में बैठे थे। बारिश की बूंदें आंगन में गिर रही थीं। सुधा ने अपने घुटने छाती से लगाए हुए थे। उसकी साड़ी का पल्लू हवा में हिल रहा था। सुधा, चंदर, तुम कभी डरते नहीं? चंदर, किससे? सुधा, अपने आप से। चंदर ने सुधा को देखा। सुधा की आंखों में कुछ था, कोई सवाल, कोई डर, कोई चाहत जिसे वो खुद से छुपा रही थी। चंदर ने महसूस किया उसकी सांस थोड़ी तेज हो गई है। चंदर, हाँ, डरता हूं। सुधा, किससे? चंदर, तुमसे। सुधा ने एक पल उसे देखा, फिर नजर फेर ली। उसके गालों पर लाली आ गई। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। कुछ नहीं बोली, बस बारिश देखती रही। चंदर ने महसूस किया, अगर वो अभी कुछ कह दे, अगर वो अभी एक कदम बढ़ा दे, तो शायद, लेकिन नहीं। यह प्रोफेसर शुक्ला की बेटी थी, जिन्होंने उसे बेटे की तरह रखा था। और यह सोचकर चंदर के अंदर कुछ मर गया। कुछ हफ्ते बाद प्रोफेसर शुक्ला ने चंदर को बुलाया। चंदर उनके कमरे में गया। बड़ी बड़ी किताबें, पुरानी लकड़ी की मेज। प्रोफेसर शुक्ला, चंदर, बैठो, एक जरूरी बात करनी है। चंदर बैठ गया। प्रोफेसर शुक्ला, सुधा के लिए एक रिश्ता आया है। अच्छे घर का लड़का है, डॉक्टर है। मैं चाहता हूं तुम भी राय दो। तुम इस घर के सदस्य हो। चंदर ने कुछ नहीं कहा। मन में एक चीख थी, लेकिन जबान पर कुछ नहीं। उसने धीरे से कहा, चंदर, आप जो सही समझें प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर ने उसका हाथ थपथपाया। प्रोफेसर शुक्ला, तुम बहुत समझदार हो। चंदर, समझदार। इस एक शब्द ने चंदर के अंदर कुछ और तोड़ दिया। उसी रात सुधा चंदर के कमरे में आई। देर हो चुकी थी। घर में सब सो गए थे। उसने हल्के से दरवाजा खटखटाया। चंदर ने दरवाजा खोला। सुधा थी, आंखें भरी हुई। दोनों कुछ नहीं बोले। सुधा अंदर आ गई। वो चंदर के सामने बैठ गई, इतनी करीब कि दोनों की सांसें मिलती थीं। उसने चंदर का हाथ थाम लिया। सुधा ने पूछा, सुधा, क्या तुम मुझसे? वो रुक गई। चंदर, हाँ, बस इतना। एक शब्द में पूरी जिंदगी का जवाब। सुधा की आंखों से आंसू बह निकले। चंदर ने उसके आंसू पोंछे अपने अंगूठे से, बेहद धीरे। उसकी उंगलियां सुधा के गाल पर रुकी रहीं। सुधा ने आंखें बंद कर ली। चंदर ने उसके माथे पर होठ रखे, एक पल के लिए। पवित्र, कोमल। वहां कोई वासना नहीं थी, सिर्फ एक ऐसा स्पर्श था जो कहता था, मैं हूं, हमेशा। सुधा उठी, चली गई, बिना कुछ बोले। चंदर बैठा रहा, बहुत देर तक। वो जानता था ये पहली बार था और शायद आखिरी बार भी। भाग 3, पम्मी, डॉक्टर शांति कुमार की पत्नी, अंग्रेजी में पढ़ी लिखी, बोल्ड, आधुनिक, बेबाक, उम्र में सुधा से कुछ बड़ी।
लेकिन स्वभाव में बिल्कुल अलग। जहां सुधा में एक कोमल संकोच था, पम्मी में एक निडर खुलापन। जहां सुधा नजरें झुका लेती, पम्मी सीधे आंखों में देखकर बात करती। उसके हंसने में एक बेफिक्री थी, उसके बोलने में एक निडरता। चंदर पहली बार पम्मी से एक पार्टी में मिला था। पम्मी ने उसे देखा था और सीधे पूछ लिया था, पम्मी, तुम वही हो ना जो प्रोफेसर शुक्ला की बेटी के दोस्त हो? चंदर, हाँ। पम्मी, तो तुम वही बेवकूफ हो जो उससे प्यार करता है और कहता नहीं। चंदर चौंक गया। पम्मी मुस्कुराई। पम्मी, सब जानते हैं, बस तुम दोनों नहीं जानते। उस दिन के बाद चंदर पम्मी के घर जाने लगा। पम्मी के पास जाकर उसे राहत मिलती थी। वो बिना सवाल किए सुनती थी, बिना जज किए देखती थी। उसके घर में एक अलग ही माहौल था, मंद रोशनी, खुली बातें, खुशबूदार चाय। एक शाम डॉक्टर शांति कुमार बाहर थे। पम्मी और चंदर अकेले। पम्मी ने उसे शराब का गिलास दिया। पम्मी, चंदर, तुम बहुत बेवकूफ हो। चंदर, ये तुम रोज कहती हो। पम्मी, क्योंकि यह रोज सच होता है। जो चाहते हो मांगो, जो कहना है कहो। जिंदगी बहुत छोटी है। चंदर ने पम्मी को देखा। वो उसके बगल में बैठी थी, इतनी करीब कि उसकी साड़ी चंदर के कुर्ते को छू रही थी। उसकी आंखों में एक खुलापन था, एक निमंत्रण। चंदर ने महसूस किया, उसका दिल धड़क रहा है। पम्मी ने धीरे से अपना हाथ चंदर के हाथ पर रखा। नर्म, गर्म। चंदर ने हाथ नहीं हटाया। पम्मी, तुम्हें किसी की जरूरत है चंदर, कोई जो तुम्हें समझे, जो तुम्हारी तकलीफ सुने। चंदर की उंगलियां पम्मी के हाथ पर थीं, बिना हिले। पम्मी उसके और करीब आई, उसके होठ चंदर के कान के पास। पम्मी, मैं हूं यहां। चंदर ने पम्मी को देखा, फिर उठ गया। उसने पम्मी का हाथ धीरे से हटाया। चंदर, पम्मी, तुम बहुत अच्छी दोस्त हो, लेकिन ये नहीं हो सकता। पम्मी, क्यों? सुधा की वजह से? चंदर चुप रहा। उसकी खामोशी जवाब थी। पम्मी ने एक उदास मुस्कान दी। पम्मी, ठीक है, लेकिन एक बात सुनो। चंदर, क्या? पम्मी, जब सुधा चली जाएगी, और वो जरूर जाएगी, तो याद रखना, मैं यहां हूं। भाग 4। सुधा की शादी तय हो गई। लड़के का नाम था महेश चंद्र मेहरा। डॉक्टर, अच्छा घर, अच्छी कमाई। प्रोफेसर शुक्ला खुश थे। और चंदर? चंदर ने खुद सुधा की शादी की तैयारियों में हाथ बटाया। बाजार से सामान लाया, शादी के कार्ड लिखे, मेहमानों की व्यवस्था की। हर काम में वो था, हर काम में उसकी आंखें भरी हुई थीं। मेहंदी की रात, घर में औरतें गाना गा रही थीं, रंग बिरंगी रोशनियां। सुधा बीच में बैठी थी, हाथ फैलाए, मेहंदी लग रही थी। चंदर एक कोने में खड़ा था। सुधा की नजर उस पर पड़ी। उसने हाथ का इशारा किया, पास आओ। चंदर गया। सुधा ने अपना मेहंदी वाला हाथ दिखाया। सुधा, देखो कितनी सुंदर है। चंदर ने देखा, लाल नारंगी मेहंदी, नाजुक उंगलियां, हथेली पर पत्तियों का पैटर्न। और एक परंपरा थी, जिस लड़की की मेहंदी जितनी गहरी हो, उसका पति उससे उतना ज्यादा प्यार करता है। सुधा, तुम चाहते हो कि मेरी मेहंदी गहरी हो? चंदर ने बहुत मुश्किल से मुस्कुराया। चंदर, हाँ। सुधा ने एक पल उसे देखा, फिर नजर झुका ली। शादी की रात, सुधा दुल्हन बनी थी। लाल जोड़ा, माथे पर सिंदूर, हाथों में मेहंदी, गले में गहने। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि देखने वाले की सांसें रुक जाए। चंदर ने उसे देखा और उसे लगा जैसे किसी ने सीने में कुछ गड़ा दिया हो। एक पल सुधा की नजर चंदर पर पड़ी, आंखें भरी हुई थी उसकी। चंदर ने मुस्कुराया, वो मुस्कान जो सबसे मुश्किल होती है, जब अंदर से रो रहे हो और बाहर से मुस्कुराना हो। विदाई का वक्त, सुधा की मां रो रही थी, रिश्तेदार रो रहे थे। सुधा डोली में बैठी थी। जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। चंदर था दरवाजे पर। सुधा, चंदर, बस इतना, एक शब्द, एक पूरी जिंदगी। डोली उठ गई और सुधा चली गई। चंदर वहीं खड़ा रहा, बहुत देर तक, जब तक उसकी गाड़ी की आवाज नहीं जाती रही। घर खाली हो गया और चंदर के अंदर भी। भाग 5। सुधा के जाने के बाद चंदर बिखर गया। पढ़ाई छूट गई,
रातें जागते गुजरती, सिगरेट बढ़ गई, खाना कम हो गया। वो पम्मी के घर ज्यादा जाने लगा। पम्मी के पास जाकर उसे कुछ राहत मिलती थी। वो बिना सवाल किए सुनती थी। और धीरे धीरे चंदर को पम्मी की जरूरत होने लगी। एक रात डॉक्टर शांति कुमार शहर से बाहर थे। पम्मी ने चंदर को खाने पर बुलाया था। खाना हुआ, बातें हुई, दो तीन पैग हुए। रात गहरी होती गई। घर में मंद रोशनी, खुशबूदार अगरबत्ती, मखमली सोफे। पम्मी चंदर के बगल में बैठी थी, इतनी करीब कि उसकी सांसें महसूस होती थी। पम्मी, चंदर, तुम जानते हो मुझे क्या लगता है? चंदर, क्या? पम्मी, कि तुम जिंदगी भर सुधा की यादों में जीते रहोगे और वो अपने घर में सुखी होगी। चंदर ने जवाब नहीं दिया। पम्मी ने धीरे से उसके बाल सहलाए। उसकी उंगलियां नर्म थीं, स्पर्श में एक अजीब गर्माहट। चंदर ने आंखें बंद कर लीं। पम्मी के होंठ उसके कान के पास आए। पम्मी, तुम्हें दर्द से निकलना होगा। चंदर। पम्मी का हाथ चंदर के कंधे पर था। उसने चंदर को अपनी तरफ मोड़ा। चंदर ने आंखें खोली। पम्मी का चेहरा उसके सामने था, बेहद करीब। उसकी आंखें खुली, निडर, उसके होंठ थोड़े खुले हुए। चंदर ने पम्मी को देखा और उसके जहन में सुधा का चेहरा आया, लाल जोड़े में, माथे पर सिंदूर, आंखें भरी हुई। चंदर ने पम्मी से नजर हटाई, उठ गया। चंदर, माफ करना पम्मी। पम्मी, सुधा। चंदर, हाँ। पम्मी, वो तुम्हारी नहीं है। चंदर, मैं जानता हूं। पम्मी, फिर भी? चंदर के पास जवाब नहीं था। वो चला गया। पम्मी अकेले बैठी रही। उसने शराब का एक और घोट लिया और एक उदास मुस्कान, सिर्फ अपने लिए। भाग 6। विंटी, उम्र 18 साल, भोली, मासूम, सरल। वो चंदर की दूर की रिश्तेदार थी। एम.एड करने इलाहाबाद आई थी। चंदर को उसने भाई माना था और चंदर ने उसे छोटी बहन। छोटी छोटी आंखें, गोल चेहरा, हमेशा हंसती रहती। लेकिन विंटी के मन में कुछ और था। वो चंदर को देखती और उसकी आंखों में एक अलग चमक आ जाती। चंदर से बात करती और गाल लाल हो जाते। उसका यह भाव मासूम था, सच्चा था, लेकिन गलत वक्त पर आया था। एक दिन विंटी ने चंदर को एक चिट्ठी दी। चंदर ने पढ़ी और उसके हाथ कांपने लगे। चंदर, भाई नहीं लिख सकती, माफ करना। मैं नहीं जानती यह लिखना सही है या गलत, लेकिन जो मन में है वो बता दूं तो शायद हल्का हो जाऊं। तुम मुझे बहुत पसंद हो, बहुत ज्यादा। क्या यह प्यार है? मैं नहीं जानती, लेकिन जब तुम नहीं होते कुछ खाली खाली लगता है। जब तुम हंसते हो लगता है सब ठीक है। बस इतना ही। विंटी। चंदर ने चिट्ठी मेज पर रखी। बहुत देर तक बैठा रहा। एक लड़की थी जो उससे प्यार करती थी। सच्चा, सरल, मासूम प्यार। और वो किसी और से प्यार करता था, ऐसे से जो उसकी हो नहीं सकती। चंदर ने विंटी को बुलाया। विंटी आए, शर्माते हुए, डरते हुए। चंदर, विंटी, बैठो। विंटी बैठ गई। चंदर, तुमने जो लिखा वो पढ़ा मैंने। विंटी, मुझे माफ कर दो। चंदर, मैंने गलत किया। चंदर, नहीं, तुमने गलत नहीं किया, तुम्हारे भाव सच्चे हैं। विंटी, तो फिर? चंदर, इसीलिए मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता जो तुम चाहती हो। विंटी, क्यों? चंदर, क्योंकि मेरा दिल किसी और का है और वो कभी नहीं लौटेगा। विंटी की आंखें भर आईं। उसने एक बार चंदर को देखा, फिर उठकर चली गई। चंदर अकेला बैठा रहा। उसने 3 लोगों को दुख दिया था। सुधा को, जिसे कभी पाया नहीं। पम्मी को, जिसे देने के लिए कुछ था ही नहीं। विंटी को, जो बेवजह उसकी तरफ आई थी। भाग 7। महीने बीत गए और फिर खबर आई। सुधा की तबीयत ठीक नहीं थी। महेश ठीक इंसान था, लेकिन सुधा उस घर में खुश नहीं थी। अंदर से कुछ टूट रहा था उसका। वो बीमार रहने लगी। एक दिन सुधा वापस आई, पापा के घर, कुछ दिनों के लिए। चंदर जब उसे देखने पहुंचा, सुधा कमजोर लग रही थी। आंखों के नीचे काले घेरे, गाल पहले से पतले, लेकिन देखते ही उसकी आंखें चमकी। सुधा, चंदर, बस इतना।
और उस एक शब्द में महीनों का दर्द था, महीनों की तड़प। दोनों साथ बैठे। लंबी खामोशी। सुधा, तुमने मुझे याद किया? चंदर, हर पल। सुधा ने उसका हाथ थाम लिया। नर्म, ठंडा हाथ। चंदर ने उसे जाने नहीं दिया। उस रात घर में सब सो गए थे। सुधा और चंदर छत पर थे। आकाश में तारे थे, नीचे इलाहाबाद की रोशनियां। दोनों के बीच बस कुछ इंच की दूरी। सुधा, चंदर, मैं डरती हूं। चंदर, किससे? सुधा, इस बात से कि कहीं मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। चंदर ने सुधा को देखा। उसकी साड़ी का पल्लू हवा में उड़ रहा था, बाल बिखरे थे, आंखों में नमी, होठ थोड़े कांपते हुए। वो इतनी पास थी। चंदर का हाथ उठा। उसने एक बिखरी लट धीरे से संवारी। उसकी उंगलियां सुधा के गाल को छूकर गुजरी। सुधा ने आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें गहर हो गईं। चंदर का चेहरा उसके पास आया, इतने पास कि सुधा को उसकी सांसें महसूस हुई। दोनों के होठों के बीच बस एक पल की दूरी। लेकिन चंदर ने खुद को रोका, पीछे हटा। चंदर, सुधा, तुम्हारी शादी हो चुकी है? सुधा ने आंखें खोली। उन आंखों में एक तकलीफ थी जो शब्दों में नहीं आ सकती। सुधा, मैं जानती हूं। दोनों बैठे रहे, अलग अलग, पास होकर भी दूर। भाग 8। सुधा चली गई और इस बार जाते वक्त उसने पीछे नहीं देखा। चंदर टूट गया, पहले से ज्यादा। वो पम्मी के घर जाने लगा। रोज। पम्मी ने उसे रोका नहीं। उसने जो दिया चंदर ने लिया, खुद को भुलाने के लिए, सुधा को भुलाने के लिए। रातें पम्मी के घर गुजरने लगी, मंद रोशनी में, मखमली बिस्तर पर। पम्मी की गर्म बाहें, उसकी सांसें, उसका स्पर्श। जिस्म को राहत मिलती थी, लेकिन रूह और जलती थी। एक रात चंदर पम्मी के कंधे पर सिर रखे लेटा था। पम्मी उसके बाल सहला रही थी, उसकी उंगलियां धीमे धीमे। पम्मी, क्या तुम अब भी सुधा के बारे में सोचते हो? चंदर, हाँ। पम्मी, यहां मेरे पास भी। चंदर, हाँ, हमेशा। पम्मी की उंगलियां रुक गईं। एक पल, फिर चलने लगी। पम्मी, मुझे पता था। चंदर ने पम्मी को देखा। उसकी आंखों में एक दर्द था। वो पम्मी से भी प्यार नहीं करता था, लेकिन उसे तकलीफ दे रहा था। यही था उसका बदन। वो किसी का नहीं था, न सुधा का, न पम्मी का, न विंटी का, न खुद का। भाग 9। और फिर खबर आई, सुधा बहुत बीमार है, टीबी। चंदर को जब पता चला वो सब छोड़कर दौड़ा। पम्मी, बिसरिया, सब भूल गया। बस एक ही ख्याल, सुधा। सुधा अपने मायके में थी, कमजोर, पीली। लेकिन चंदर को देखते ही वही मुस्कान। सुधा, आ गए? चंदर, हाँ। चंदर उसके पास बैठ गया। सुधा का हाथ थाम लिया। इस बार नहीं छोड़ा। रोज चंदर आता, दवाई लाता, हल लाता, उसके पास बैठता, कहानियां सुनाता। सुधा सुनती और हंसती। एक दोपहर सुधा सो रही थी। चंदर उसके पास बैठा था। उसने सुधा का चेहरा देखा, पीला, कमजोर, लेकिन फिर भी इतना सुंदर। उसने धीरे से सुधा के माथे पर हाथ रखा, और धीरे से, इतने धीरे कि सिर्फ उस कमरे की दीवारें सुन सके। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं सुधा। सुधा की आंखें खुली। सुधा, कुछ कहा? चंदर, नहीं, बस देख रहा था। सुधा मुस्कुराई। सुधा, झूठे। भाग 10। सुधा ठीक होने लगी, धीरे धीरे। और जब वो ठीक हुई, महेश आया, सुधा को वापस ले जाने। जाने की रात सुधा ने चंदर को बुलाया। दोनों छत पर थे। एक बार फिर इलाहाबाद की रोशनियां, तारों भरा आकाश, वही छत, वही तारे, लेकिन सब कुछ बदल गया था। सुधा, चंदर, मुझे माफ कर दो। चंदर, किस बात की माफी? सुधा, इस बात की कि मैं तुम्हारी नहीं हो सकी। चंदर की आंखें भर आईं। उसने बहुत मुश्किल से कहा, चंदर, तुम हमेशा मेरी रहोगी, हमेशा। सुधा आगे बढ़ी। उसने चंदर को गले लगा लिया। वो गले लगाव जिसमें सालों का प्यार था, जिसमें अनकहे शब्द थे, जिसमें अधूरे सपने थे, जिसमें एक पूरी जिंदगी थी
जो जी नहीं गई। चंदर ने उसे कसकर थाम लिया, जैसे जाने नहीं देना चाहता हो, जैसे वक्त रोक देना चाहता हो। सुधा ने चंदर को छोड़ा। धीरे धीरे उसकी आंखें भरी थीं। Ost det different is friend. आपके क्या ने भैया डिफरेंट इज डिफरेंट पर इज सुटीब में मेंड रियल ऑल। चंदर की भी। सुधा, ख्याल रखना अपना। चंदर, तुम भी। सुधा ने एक बार और उसे देखा, फिर मुड़ी और चली गई। चंदर छत पर खड़ा रहा बहुत देर तक, जब तक नीचे गाड़ी की आवाज नहीं जाती रही, जब तक उसकी साड़ी का रंग अंधेरे में नहीं खो गया। और फिर पूरी रात चंदर छत पर रहा, अकेला, तारों को देखता रहा। गुनाहों का देवता, यह नाम क्यों है इस उपन्यास का? क्योंकि चंदर ने कोई गुनाह नहीं किया, और फिर भी जिंदगी भर उसे लगता रहा कि उसने कुछ गलत किया। सुधा से प्यार किया, लेकिन कहा नहीं। गुनाह। मम्मी के पास गया सुधा को भुलाने के लिए। गुनाह। विंटी को तकलीफ दी बिना चाहे। गुनाह। हर रास्ते पर गुनाह, हर चुनाव पर तकलीफ। धर्मवीर भारती ने एक ऐसे इंसान की कहानी लिखी जो अच्छा था, बहुत अच्छा, लेकिन अच्छाई भी कभी कभी सबसे बड़ा बोझ होती है। चंदर ने सुधा को मांगा होता तो शायद दोनों खुश होते, लेकिन उसने समाज को चुना, प्रोफेसर की इज्जत को चुना, रिश्तों को चुना, और वो चुनाव उसे जिंदगी भर जलाता रहा। गुनाहों का देवता, वो देवता जो गुनाह नहीं कर सकता, इसीलिए सबसे ज्यादा पीड़ित। तो दोस्तों, यह थी गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती की अमर कहानी। चंदर और सुधा, दो आत्माएं, एक प्रेम और एक जिंदगी भर की तड़प। ये उपन्यास 1949 में लिखा गया था, लेकिन इसका दर्द आज भी उतना ही ताजा है, क्योंकि यह दर्द हर दिल का दर्द है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी अगली कहानी भी आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।